Good evening, everyone. Am I audible? दिव्या, गरिमा, एक बार आप लोग चैट में लिखिए कि मेरी आवाज आ रही है। ओके, ग्रेट। चलिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 17, जो कि एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि कल जो हमने आर्टिकल 16 किया था क्लास में, वो आप सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, ठीक है। ओके, फाइन। आ रही है, ठीक है। ओके, ग्रेट। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आर्टिकल 17 को। आर्टिकल 17 जो है हमारा, वो बात करता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की। अनटचेबिलिटी मतलब जिसको हिंदी में आप कह सकते हो छुआछूत, जो पुराने टाइम पर कास्ट के बेसिस पर स्पेशली किया जाता था। जो लोअर कास्ट के विद इन हिंदू सोसाइटी या हिंदू कल्चर, जो जो भी लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, उनको अनटचेबल्स बोला जाता था। तो वहीं से जो ये वर्ड है अनटचेबिलिटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज के डेट में एज फंडामेंटल राइट प्रेजेंट है, ये वर्ड अनटचेबिलिटी वहीं से अराइज हुई है। क्योंकि विद इन हिंदू कम्युनिटी बहुत सारे कास्ट हुआ करते थे, उसमें से जो अपर कास्ट थे, वो लोग लोअर कास्ट को अनटचेबल्स बोलते थे और एज अनटचेबल्स उनको एड्रेस किया जाता था। तो ये एक बहुत ज्यादा ही डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस थी, जिसको कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ऐड करके इस प्रैक्टिस को बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश की है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज की डेट में भी, अगर मैं आपको इसके आज का इंस्टेंस बताऊं, तो बीइंग अ गर्ल या बीइंग अ सोसाइटी मेंबर, मैं भी देख रही हूँ कि आज की डेट में भी ये चीज प्रिवेलेंट है कहीं ना कहीं, स्पेसिफिकली रूरल एरियाज में। ठीक है। तो अगर हम आज के डेट की भी बात करें, तो स्टिल ये प्रैक्टिस प्रिवेलेंट है, ऑल्दो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में है, और पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट विच इज गारंटीड टू ईच एंड एवरी सिटीजन। सारे ही सिटीजन को गारंटी किया जाता है। स्टिल ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आप लोग भी देखते होंगे या आप लोगों ने भी देखा होगा, गांव में, छोटे जगहों में लोग आज भी प्रैक्टिस करते हैं अनटचेबिलिटी, जो कि गलत है। ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो नॉट ओनली इट इज रॉन्ग, इट इज लीगली रॉन्ग एज वेल एज मोरली रॉन्ग। मोरली भी गलत है, लीगली भी गलत है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 17। नाउ आर्टिकल 17 डिस्कसेस अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 क्या कहता है कि अनटचेबिलिटी जो है वो फॉरबिडन है। फॉरबिडन है यानी कि आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। और to the enforcement of any disability arising out of untouchability, it is an offense punishable by law। इसका क्या मतलब है कि अगर आप कोई भी डिसेबिलिटी किसी के ऊपर एनफोर्स करते हो, ठीक है, डिसेबिलिटी में अभी बताऊंगी क्या होता है। अगर आप डिसेबिलिटी किसी के ऊपर एनफोर्स करते हो, ठीक है, जो कि क्या हो रहा है, इट इज अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। इट इज एन ऑफेंस पनिशेबल बाय लॉ। ठीक है। चलिए अब देखिए, जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, ठीक है, इसको फॉरवर्ड किया गया है, ये तो हम लोग जान गए। और इसमें जो एक इस जो सेक्शन में आप जब बैराक देखेंगे, जो यहाँ ये वर्ड यूज किया गया है डिसेबिलिटी, तो यहाँ डिसेबिलिटी का मतलब क्या है कि आप किसी पे अगर डिसेबिलिटी एनफोर्स करते हो, ठीक है, तो वो क्या है, और वो कहां से अराइज हो रहा है, अराइजिंग आउट ऑफ अनटचेबिलिटी, तो वो एक ऑफेंस है ना। व्हाट इज डिसेबिलिटी? डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी को डिग्निफाइड लाइफ जीने से रोकते हो। ठीक है, कैसे रोकते हो? किसी भी तरीके का अगर आप सोशल, इकोनॉमिक
या रिलीजियस डिसएडवांटेज किसी भी कम्युनिटी के ऊपर या किसी भी एक पर्टिकुलर कास्ट के ऊपर अगर आप इम्पोज कर रहे हैं तो वो क्या है, वो डिसेबिलिटी है। ठीक है, और किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी को एनफोर्स करना वो आर्टिकल 17 में फॉरबिडन है। ठीक है ना, समझ गए डिसेबिलिटी का मतलब क्या है, ये आपके बेयर एक्ट का ही वर्ड है डिसेबिलिटी। ठीक है, तो किसी भी तरीके की सोशल, इकोनॉमिक या फिर रिलीजियस डिसएडवांटेजेस को इम्पोज करना, ठीक है, किसी के ऊपर जस्ट बिकॉज ऑफ हिज और हर कास्ट, सिर्फ उसके कास्ट की वजह से अगर आप ऐसा करते हो, और वो कहां से अराइज हो रहा है, अनटचेबिलिटी से, तो वो क्या है आपका प्रोहिबिटेड है, फॉरबिडन है। या फिर आप कह सकते हो जो जो ऐसे कास्ट के जो लोग हैं जो लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे उनकी राइट्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट किया गया है अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, अब देखिए, ड्यू टू अनटचेबिलिटी इफ प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म इट इज इट इज पनिशेबल बाय लॉ। यानी ये ड्यू टू मतलब क्या, ये इसके साथ में है डिसेबिलिटी ड्यू टू अनटचेबिलिटी। डिसेबिलिटी का अब आप लोग मतलब समझ गए, डिसेबिलिटी का मतलब समझ गए कि आप किसी को डिग्निफाइड लाइफ जीने से अगर रोकते हो या किसी तरीके की डिसएडवांटेज आप क्रिएट कर रहे हो किसी के साथ, और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट को बिलोंग करता है, तो वो क्या है, वो फॉरबिडन है अंडर आर्टिकल 17। एंड इट इज नॉट ओनली फॉरबिडन, फॉरबिड तो करता ही है। आर्टिकल 17 को आप ऐसे देखो कि जो आर्टिकल 17 है वो दो चीजों की बात कर रहा है। एक तो वो आपका फॉरबिड कर रहा है कि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, प्लस सेकेंड चीज वो क्या कर रहा है, ये पनिश करता है ऐसे लोगों को जो फॉरबिड करने के बाद भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि वो फॉरबिडन है अंडर आर्टिकल 17, और फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यू विल बी पनिश्ड एंड इट इज एन पनिशेबल ऑफेंस अंडर आर्टिकल 17। ठीक है, यहां तक आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। ठीक है, चलिए, अब जब अनटचेबिलिटी जो वर्ड है, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब ये प्रपोज किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो वहां पर इसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया गया क्योंकि उस टाइम पे ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी। स्पेशली अगर हम प्री इंडिपेंडेंस एरा की बात करें तो अनटचेबिलिटी वाज वेरी प्रिवेलेंट इवन आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस। अब मैंने आपको बोला कि आज की डेट में भी अगर आप इस चीज को आप रूरल एरियाज में स्पेशली जाके देखोगे तो अभी भी आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारा संविधान बन रहा था तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब वहां पर अनटचेबिलिटी वाले प्रोविजन को प्रपोज किया गया तो सबने हाँ नहीं बल्कि वहां पे यूनानिमसली इस चीज को एक्सेप्ट किया गया कि हाँ भाई इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और प्लस जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, उनका ये ओपिनियन था कि अगर हम लोग अनटचेबिलिटी को पार्ट 3 में रख दें, पार्ट 3 मतलब फंडामेंटल राइट में रख दें, और फंडामेंटल राइट में रखने के साथ साथ अगर हम इसको एक पनिशेबल ऑफेंस बना दें तो हम लोग इजीली इस प्रैक्टिस को सोसाइटी से अबॉलिश कर सकते हैं। ठीक है, ये किनका ओपिनियन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन दोनों का ये ओपिनियन था। जब ये प्रपोज किया गया, यूनानिमसली एक्सेप्ट हो गया, तो इन दोनों का ये ओपिनियन था कि वी शुड नॉट ओनली कीप इट एज फंडामेंटल राइट, हमें सिर्फ इसे फंडामेंटल राइट की तरह ही नहीं देखना चाहिए बल्कि हमें इसे एक पनिशेबल ऑफेंस भी बनाना चाहिए ताकि हम इसको सोसाइटी से जल्दी क्या कर सके, इरेडिकेट कर सके, हटा सके। ठीक है, नाउ देखिए, अब जो ये आपका वर्ड है अनटचेबिलिटी, जब लेजिस्लेचर ने इसमें ये क्लॉज ऐड किया और जो ये वर्ड ऐड किया अनटचेबिलिटी, तो लेजिस्लेचर ने उनका इंटेंट यही रहा होगा ऑब्वियसली कि जो भी हमारे सोसाइटल जो नॉर्म्स चले आ रहे हैं या जो प्रैक्टिसेस आ रही हैं उनको एबॉलिश करना, बट स्टिल उन्होंने इस वर्ड का मीनिंग क्लैरिफाई नहीं किया अंडर दिस सेक्शन। इन्होंने सिर्फ अनटचेबिलिटी को इन्वर्टेड कॉमा में रख के छोड़ दिया। तो अब इसकी मीनिंग की बात हुई, भाई मीनिंग पे डिस्कशन हो रहा है कि अनटचेबिलिटी एज इन व्हाट फॉर्म,
किस तरीके की अनटचेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं? एक तो हो गया कि अगर किसी को कोई ऐसी कंटेजियस बीमारी है जिसको आप बोल सकते हो, कंटेजियस मीन्स जो छूने से फैलता हो, ठीक है, जैसे वायरल कोई बीमारी होती है या चिकन पॉक्स वगैरह हो गया, मतलब जो भी कंटेजियस होती है, वायरल इन्फेक्शन जो भी होते हैं, ठीक है, या फिर कोई ऐसी डिजीज है जो कि डेडली है, ठीक है, तो वहां पे आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस, उसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अनटचेबिलिटी, ठीक है। तो इस आर्टिकल में ये दो केस हैं, जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और देवराजिया वर्सेस पद्मना, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट ने ये बोला था कि जो वर्ड अनटचेबिलिटी है, इसको ना ही हम लोग लिटरल इंटरप्रिटेशन करेंगे और ना ही इसका ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे। मतलब कोर्ट का ये कहना था कि लेजिस्लेचर ने जब ये वर्ड ऐड किया, या जो लॉ मेकर्स थे, जब उन्होंने अनटचेबिलिटी वर्ड को ऐड किया होगा, तो उनके पीछे का इंटेंट क्या रहा होगा। ऑब्वियसली वहां पर वो ग्रामेटिकल मीनिंग पे तो नहीं जा रहे होंगे या लिटरल मीनिंग पे नहीं जा रहे होंगे। तो कोर्ट ने इन दोनों केसेस में यही हेल्ड किया कि अनटचेबिलिटी जो वर्ड है, रादर देन गोइंग फॉर इट्स लिटरल इंटरप्रिटेशन या ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन, आप क्या करो, इसको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में इंटरप्रेट करो, ठीक है। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट एज इन कि पुराने टाइम पे क्या चीज प्रिवेलेंट थी, हम उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो हिस्टोरिकल प्रैक्टिसेस थे जिसकी वजह से इसको ऐड किया गया, हम इस वे में अनटचेबिलिटी को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। और इसीलिए अनटचेबिलिटी का मतलब अंडर आर्टिकल 17 क्या हो गया, कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, ठीक है, कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, राइट। यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। Okay. ठीक है, यहां तक क्लियर है, एवरीवन इज क्लियर। अनटचेबिलिटी का लिटरल इंटरप्रिटेशन क्या है और लेजिस्लेचर का क्या, मैम मीनिंग एक बार और बता दीजिए। ओके दिव्या, ठीक है, सुनिए सुनिए। तो देखिए, जो ये अनटचेबिलिटी वर्ड हमारे आर्टिकल 17 में इंसर्ट किया गया है, जो हमारे लॉ मेकर्स थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे और जब अनटचेबिलिटी वाला प्रोविजन वो ऐड कर रहे थे, तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी प्रोविजन जब हम इंसर्ट कर रहे हैं तो और उसमें अगर हमने कोई एसेंसफुल वर्ड यूज किया है कि उस वर्ड से ही उस आर्टिकल का पूरा एसेंस है, उस आर्टिकल का पूरा मीनिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस वर्ड की मीनिंग को समझना जरूरी हो जाता है। तो सिमिलर वे में जब ये आर्टिकल ऐड किया गया था, तो जो अनटचेबिलिटी है, अगर आप आर्टिकल 17 देखेंगे तो उसमें अनटचेबिलिटी को स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर ने डिफाइन नहीं किया है कि अनटचेबिलिटी का मतलब लिटरल मीनिंग क्या है। तो इसके मीनिंग को समझने के लिए ये दो केसेस थे, ठीक है, जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और देवराजिया वर्सेस पद्मना, ठीक है। इन दोनों ही केसेस में कोर्ट ने ये हेल्ड किया, कोर्ट ने ये ओपिनियन दिया कि देखिए, जो ये वर्ड है अनटचेबिलिटी, इसका आप लिटरल इंटरप्रिटेशन मत करिए, इसके ग्रामेटिकल मीनिंग पे भी मत जाइए। हम अगर लेजिस्लेचर के इंटेंट को समझना चाहें कि उन्होंने ये वर्ड क्यों ऐड किया होगा, तो इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखिए, क्योंकि ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट थी, ये बहुत सारे लोग आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम जो वर्ड है अनटचेबिलिटी, उसको क्या करेंगे, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पे या कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी पे हम लोग इसको जज करेंगे, हमारा पैरामीटर होगा कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी, ठीक है, समझ में आया। मतलब कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी को डिफाइन करता है आर्टिकल 17। अनटचेबिलिटी को स्पेसिफिकली लेजिस्लेचर ने डिफाइन नहीं किया था, लेजिस्लेचर का इंटेंट रहा होगा इसके पीछे, तो उस इंटेंट को समझते हुए कोर्ट ने ये इन दोनों ही केसेस में हेल्ड किया कि यस, वी डोंट हैव टू इंटरप्रेट द वर्ड अनटचेबिलिटी इन लिटरल सेंस या फिर इन ग्रामेटिकल सेंस, रादर हम उसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, हिस्टोरिकल प्रैक्टिस के
बेसिस पे जो भी हिस्टोरिकल प्रैक्टिस चली आ रही थी उसको ध्यान में रखते हुए वी विल इंटरप्रेट दिस वर्ड अनटचेबिलिटी। ठीक है दिव्या, नाउ इट्स क्लियर? ओके, चलिए ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं आर्टिकल 17 और 35। अब आप सोच रहे होंगे कि 35 क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, 17 जो है वो प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी को, फॉरबिड करता है, स्ट्रिक्टली फॉरबिड करता है कि अनटचेबिलिटी इज नॉट प्रैक्टिसेबल। और अगर फॉरबिड करने के बाद भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। यहां तक हम समझ गए। तो पार्ट 3 में जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3 की बात कर रही हूं मैं, वो सभी पनिशेबल ऑफेंस है। और उसका जो भी पनिशमेंट है वो प्रेस्क्राइब कौन करता है? आर्टिकल 35। किसका पनिशमेंट? पार्ट 3 में जितने आर्टिकल्स है, जब आप आर्टिकल 35 को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 3 में जितने भी आर्टिकल्स हैं, यानी हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब के पनिशमेंट को प्रेस्क्राइब कौन करेगा? आर्टिकल 35 करेगा। तो सिमिलर वे में 17 में जब ये एक पनिशेबल ऑफेंस हो गया, तो फिर 35 में क्या है भाई कि पनिशमेंट कौन देगी? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 35 प्रेस्क्राइब किया जाएगा। नाउ आर्टिकल 35 का यूज करते हुए पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट एक एक्ट लेके आई जिसका नाम था अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। पार्लियामेंट ने क्या किया? एक एक्ट लेके आई, अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955। लेकिन इस एक्ट में कुछ लूपहोल्स रहे होंगे, या उसको और स्ट्रिंजेंट बनाने के लिए और सीवियर पनिशमेंट करने के लिए या और ज्यादा उसको एनफोर्सफुल बनाने के लिए कोर्ट ने क्या किया? उसको रिप्लेस कर दिया। किससे? सॉरी, पार्लियामेंट ने आगे चल के क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 1976 से। और ये जो नया एक्ट आया था ये प्रीवियस के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रिंजेंट था, ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ था, और अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉरबिड करता था। प्लस उसके लिए पनिशमेंट भी इसमें स्पेसिफिकली प्रेस्क्राइब की गई थी। ठीक है, बाद में यही जो एक्ट है आपका, ये अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसी को रीनेम कर दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। ठीक है, अब इस एक्ट के अंडर क्या हो रहा है? जो भी पब्लिक सर्वेंट है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो एक्ट है ये कहती है कि अगर इस एक्ट के अंडर कोई कंप्लेन आती है पब्लिक सर्वेंट के पास, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स के पास, और अगर वो पब्लिक सर्वेंट उस टाइम पर क्या कर रहे हैं, इस कंप्लेन के ऊपर सही से अगर वो एक्ट नहीं करते हैं तो उनको भी अबेटमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा। मतलब ये इतना स्ट्रिंजेंट लॉ है, इतना स्ट्रिक्ट लॉ है कि अगर पुलिस ऑफिसर वहां पर इस एक्ट के अंडर कंप्लेन को डील नहीं कर रहे हैं या प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो उनको भी क्या किया जाएगा? अबेटमेंट के लिए चार्ज किया जाएगा अंडर दिस एक्ट। ठीक है, राइट? चलो, आई होप कि आर्टिकल 17 जो है वो हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। आर्टिकल 17 में इतना ही है और बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीजें थी जो कॉलेजेस में जनरली नहीं बताते हैं वो मैंने आपको बता दिया। जो हमें समझना था, जो ये एक्ट्स के बारे में हमें जानना था, आर्टिकल 35 के बारे में जानना था, लेजिस्लेचर का क्या इंटेंट रहा था, वो सब यहाँ पर मैंने आपको डील करके बता दिया है। तो आर्टिकल 17 तो हमारा कंप्लीट हो गया। प्लस आज की क्लास में जो है, जो हमने अभी तक पढ़ा है, ठीक है, तो आज मैं आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 के एमसीक्यूज को भी डील करूंगी। तो अभी 5 मिनट आप लोग वेट करो। अभी इसके बाद जो है वी विल हैव द डिस्कशन ऑन एमसीक्यूज रिलेटेड टू आर्टिकल 13 एंड 14। ठीक है।